तो हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। तो देख सकते होंगे आप लोगों को मैंने पार्ट 2 तक मैंने वीडियोज़ ले लिया है ना। पार्ट 1 में मैंने वेस्टी अर्थशास्त्र का 20 ऑब्जेक्टिव कराया, फिर समष्टि अर्थशास्त्र का 20 सॉल्यूशन करवाया ऑब्जेक्टिव के। यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव का पार्ट मतलब कि लेकर आ रहा हूँ यहाँ से आज से। तो ये पार्ट 3 है ना। ये सेट 2 का आपका जैसे कि इकोनॉमिक्स का आपका जो आ गया था, तो बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे बहुत सारे, तो मैंने यहाँ पे वीडियोज आपका सीरीज ला दिया है, पीडीएफ के साथ लाया है। पीडीएफ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, है ना। चलिए वीडियोज़ पूरा देखते हैं। और अगर अभी तक आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कम टाइम लगेगा। 100 मार्क्स का वो पेपर रहने वाला है, तो आप जितना लिखिएगा पूरा का पूरा आपको यहाँ पे पेपर में मार्क्स मिल जाएगा। तो आप ये पेपर पर जरूर ध्यान दीजिएगा। साइंस वाले बच्चे के लिए भी है, कॉमर्स वाले के लिए भी है, आर्ट्स वाले के लिए भी है, क्योंकि सिलेबस तीनों का सेम है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आप नहीं रखिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, तो ये सभी के लिए है। और साथ में 100 मार्क्स का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ बच्चे अपने बाकी सब्जेक्ट पर दे रहे, अर्थशास्त्र पर नहीं दे रहे, जबकि ये भी बहुत ही टफ पेपर है। अगर आप अच्छे से करके नहीं जाओगे पक्का एग्जाम में प्लग कर जाओगे। मैंने बहुत सारे साइंस के बच्चों को देखा है कि वो इसमें फेल कर जाते हैं, और जिसके कारण उनका मार्क्स मतलब कि एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं जा पाता है। तो ये सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसको लाइटली नहीं लीजिएगा इस पेपर को, ठीक है। चलिए ये एक बार सामान्य निर्देश एक बार देख लीजिएगा, है ना, ताकि एग्जाम में आपको इन सभी को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए ये सभी मैंने ले लिया था, आपको मैंने बताया था वेस्टी अर्थशास्त्र का, है ना। तो चलिए, तो देखिए यहाँ से मैं आज आपका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, है ना। ये 21 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से आपको करवाना जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कुल उपयोगिता क्या है ना। तो आज मैंने हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए बना दिया है, और कुछ दिन तो लगेगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बहुत ही मेहनत लगती है। तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं जरूर से ट्राई करूँगा, अगर समय मिल पाया तो मैं जरूर करूँगा, लेकिन मैं अभी से प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर से कर दूँगा। तो देखिए कुल उपयोगिता क्या है, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन पार्ट में देखिए मैंने पीडीएफ बना दिया है। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा मैं सारी बातें बता दूंगा। देखिए यहाँ से आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैंने सॉल्यूशंस डाले हैं। और उसके बाद फिर आज से यहाँ पे देखिए कुल उपयोगिता क्या है। तो देखिए कुल उपयोगिता है क्या। कुल उपयोगिता मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। टीयू का मतलब क्या है, एमयू का मतलब, सारी चीज़ आप समझते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे चलिए बताता हूँ। उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त, है ना, उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता इसको बोला जाता है। इसको देखिए टीयू मतलब हुआ टोटल यूटिलिटी, है ना, टोटल यूटिलिटी। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन आप सारी चीज़ें करते जाएं, नहीं तो फिर शॉर्टकट में पढ़ के जाओगे और एग्जाम में भी शॉर्ट कर जाओगे, नंबर कम आ जाएगा। टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोग, याद रखिएगा, कुल उपयोगिता। और एमयू मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मैंने मतलब आपको बताया था, सीमांत उपयोगिता। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हो, इसका यहाँ मतलब लिख दीजिएगा कुल उपयोगिता, और इसको लिख दीजिएगा मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि सीमांत उपयोगिता। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु के दाम में जितना फिर आपका उपयोगिता बढ़ता जाता है, एक वस्तु पर जितना बढ़ता है उपयोगिता, उसी को अगर हम समेशन कर दें, जोड़ दें, एक प्रत्येक वस्तु पर। आपको सीमांत का मैंने मतलब बताया था कि एक का अंतर करने पर कितना उसमें डिफरेंस आता है ना। तो इसमें अगर एक का डिफरेंस करके आप सम करते जाओगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मतलब कि आपको कुल उपयोगिता मिल जाएगा। वही लिखा हुआ है, उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त, सभी इकाइयों से, है ना, करके प्राप्त उपयोगिता, यहाँ पे उपयोगिता होगा कि संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। यहाँ पे छूट गया कहीं पे, तो आप ग्रामर पर मेरा ध्यान नहीं दीजिएगा। कुछ जिसने भी लिखा है मैंने लिखवाया है जिनसे बच्चों से, तो थोड़ा सा वो गलती की है, तो उपयोगिता आप कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, और आप नोट्स इसका जरूर बना लीजिएगा मॉडल पेपर का, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि कुछ सारे बच्चे एकदम विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इकोनॉमिक्स का पेपर में आपको मैं बता दूं मॉडल पेपर से आपको 35 से 40% आने वाला है। तो क्यों आप छोड़ दे रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ भिड़ने वाले हैं। तो इसका नोट्स आप जरूर बनाते जाइएगा, और कॉपी में हमारे साथ साथ मैं जो बताऊँगा उसको आप नोट करते जाइएगा। अभी जैसे मैंने बताया, और वीडियो से बनाना है, पीडीएफ से नहीं। मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं पीडीएफ सिर्फ आपको हेल्प के लिए दिया हूँ, वीडियो से बनाना है, वीडियो से नोट्स कीजिएगा। मैं जो बच्चे पढ़ने वाले मैं विशेष बता रहा हूँ, वीडियो को देख के कीजिएगा। जैसे मैंने हिंदी बताया तो वहाँ पे हिंदी लिखते जाइएगा। मांग से क्या अभिप्राय है, तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। और जो बच्चे पूछेंगे कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो मैं बता दूँ ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए वो जानते हैं कि आपको हमारा टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल पहले कर लेना है, टेलीग्राम ऐप। और जो देखिए ये जो चैनल दिख रहा है बोर्ड आभा जैकबोर्ड ये दिख रहा है, इसमें जाके आपको ज्वाइन कर लेना है मैंने टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, नाम लिख के सर्च कीजिएगा, अन्यथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाएं, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहाँ से देख लीजिएगा।
और अगर पीडीएफ से नहीं लिंक से नहीं जुड़ पा रहे तो नाम लिख के सर्च कर लीजिएगा। मांग से क्या अभिप्राय? मांग का नियम मूल्य तथा मांग के बीच के विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है। मैंने एक बात मतलब कि मॉडल पेपर 1 में बता दिया, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूँगा। मैंने बताया था कि साधारण वस्तु के लिए जो डेली यूज में आता है, वैसे ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, ऑर्डिनरी कमोडिटी, उसके लिए क्या होता है? साधारण वस्तु के लिए जब मांग बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब मांग तभी बढ़ेगी जब उसका प्राइस या क्या और डिमांड घट जाए। डिमांड घटेगा तो मांग, डिमांड को ही इंग्लिश में मतलब मांग करते हैं, मैं थोड़ा सा इधर लिख दिया। प्राइस में जब आपका डिक्रीज मतलब घट जाता है, जब प्राइस घटता है तो मांग बढ़ता है, लेकिन वही जब प्राइस बढ़ता है तो मांग घटता है। तो इसके बीच में मांग से क्या अभिप्राय? मांग का नियम मूल्य, देखिए मूल्य मतलब वही प्राइस, तथा मांग के बीच के विपरीत संबंध को दिखाता है। मार्शल के शब्दों में ये सारी चीज़ अगर आपको नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये लिखना जरूरी है कि नहीं, ये सब को जरूरी नहीं, आप नहीं लिख सकते, काट दीजिए। मांगी गई मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती है तथा मूल्य के वृद्धि के साथ घटती है। ये आपका व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, याद रखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं। मांग ये सब लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर मिलता है, इसलिए जो साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। मांग डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे आप मूल्य लिखिएगा, है ना, या कीमत भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा साधारण वस्तुओं के मांग के लिए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा साधारण वस्तुओं के मांग के हिसाब से। किसी दिए हुए समय में भिन्न भिन्न मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मांग की तालिका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसका ग्राफ मैंने एक ज़्यादा देखिए मैं 2 मार्क्स का आया हुआ है, तो आप सोच रहे हैं इतना लंबा क्यों मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते इतना लंबा क्यों बताते सर? अरे यार, अगर यही 4 मार्क्स का आ जाएगा तो आप कैसे लिखोगे? समझ रहे हो आप? 4 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है, मांग वृद्धि, ये सारी चीज़ें, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर रहेगा। तो 4 नंबर में किसी भी तरह से, इस तरह से थोड़ा सा भी अगर मिलता जुलता का क्वेश्चन आएगा तो आप कर दीजिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप इस सारी चीज़ों को देखते चलिएगा, ये नहीं कि छोड़ दें, है ना। तो देखिए यहाँ पे कीमत का मैंने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है और मांग का, है ना। तो देख रहे हैं कीमत 8 से 6 हुआ, तो यहाँ पे मांग की मात्रा इधर घट गया तो इधर बढ़ गया, इधर फिर 6 से 4 हो गया, घट गया तो इधर और बढ़ गया, है ना। तो इस तालिका से आप समझ में आ रहा होगा कि मांग की रेखा का क्या होगा? स्लोप आपका नेगेटिव होगा। इसको स्लोप नेगेटिव कैसे लिया जाता है मैं बता दूंगा, जो साइंस के बच्चे वो समझेंगे। और बाकी अगर नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं। स्लोप का मतलब क्या होता है? इधर से हम लेते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं, तो ये देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा आपका जा रहा है, तो ये टेन थीटा आपका टेन थीटा 90 पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है आपको पता होगा, माइनस में आता है टेन थीटा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। बाकी कॉमर्स और आर्ट्स वाले नहीं समझें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीधा लिख दीजिएगा कि इसकी ढलान क्या है? ऋणात्मक है। सीधा लिखिएगा, ढलान या स्लोप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ढलान ऋणात्मक है। ढलान ऋणात्मक है और क्यों है मैंने बता दिया। मांग की रेखा ढलात्मक होगी क्योंकि कीमत जब बढ़ेगा तो मांग घटेगी, तो ये ऐसा आपका इसका ग्राफ बनेगा। चित्र से स्पष्ट है, ये पढ़ लीजिएगा। एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष पर वस्तु एक्स के लिए मांग मात्रा तथा वाई अक्ष पर वाई वस्तु के मूल्य को दर्शाया गया। मूल्य घटने से मात्रा बढ़ती जा रही है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि ढलान क्या है? ऋणात्मक मान दे रहा है, इसलिए डी मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर खींचती है। तो पढ़ लिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझते चलिएगा हमारे साथ। आपको अर्थशास्त्र का पेपर सबसे आसान लगेगा आप अगर हमारे साथ सारी क्लासेस कर लेते हैं तो, ठीक है। तो मैं इसका क्रैश कोर्स भी लेने वाला हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, वहां से आपको सारी जानकारी मिलेगी। अर्थव्यवस्था की कोई 2 समस्याओं का बताइए। अर्थव्यवस्था की ऐसी 3 समस्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 समस्या दिया गया है। तो मैं 3 समस्या बता रहा हूँ कि क्या किया जाना चाहिए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। ये आपकी पहली आपकी समस्या होती है। तीनों अगर आपका समस्या आ जाए तो देख लीजिए क्या लिखना है। किसका उत्पादन किया जाए, ठीक है। कैसे किया जाए कि आपको इसका लाभ सबसे ज़्यादा मिले, ठीक है। और किसके लिए किया जाए, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई 2 समस्या में क्या क्या लिखा हुआ है। वह साधनों से किन वस्तुओं तथा कितनी मात्रा में, यहाँ 2 को एक ही में मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, किया जाता है। साधनों के आवंटन की समस्या, ये सारी समस्याएं हैं, है ना। और यहाँ पे वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन तकनीकों की चुनाव की, ये सारी आपकी समस्याएँ हैं, ठीक है। तो आपको देख लिए होंगे, तो ये सारी समस्याएँ आप लिख लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, सम विच्छेद बिंदु क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में भी आ सकता है। देख लीजिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यह बताया हूँ। सम विच्छेद बिंदु का पहले मैं आपको कारण बता देता हूँ कि होता क्या है। आपको यहाँ से ध्यान देना है, आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ से देखिए क्या बता रहा हूँ कि कहाँ से मैं बताना चाह रहा था। हाँ, इस विधि के अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाता है, किस बात का पता लगाया जाता है कि किस स्तर तक, यहाँ से देखिए, किस स्तर तक विक्रय करने पर हानि होती है या उत्पादन करने पर हानि होती है, और किस स्तर के बाद लाभ होने शुरू हो जाती है। मतलब एक पॉइंट रहता है ग्राफ में, मैं बता देता हूँ, ऐसे करके ऐसे आपका ग्राफ जाएगा और यहाँ पे क्षेत्र बनेगा, हानि वाला क्षेत्र और इधर लाभ वाला क्षेत्र। तो देखिए इसका मैं एक फोटो में आपको दिखा देना चाहता हूँ, लेकिन पहले एक बार इसको सुन लीजिए, है ना, कि किस स्तर के बाद, है ना, लाभ होता है और किसके बाद हानि होती है, जिससे
विक्रय करने पर हानि होती है और किस स्तर के बाद लाभ होना शुरू हो जाता है। उससे कम रहेगा तो हानि होगा, उससे अधिक रहेगा तो लाभ होगा। विक्रय अथवा उत्पादन की वह मात्रा जिस पर ना लाभ हो और ना कोई हानि, यही सबसे मेन डेफिनेशन है। इसको सबसे ऊपर भी आप लिख सकते हैं, 2 मार्क्स में आएगा तो यही लिख दीजिएगा तो काफ़ी रहेगा। यहाँ पे आपको नोट करना है, जो मैंने घेरा बना दिया है तो यहाँ से आप नोट कीजिएगा तो 2 नंबर का आपको हो जाएगा। तो आपको चलिए इसको मैं फिगर में समझा देता हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। फोटो थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मिला नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ। आगम और लागत इधर लिखा हुआ है, जिसको उत्पादन भी आप कह सकते हैं, और विक्रय मात्रा मतलब कि जितना में आपने बेचा है विक्रय मात्रा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लागत का ग्राफ कैसे गया है, विक्रय का ग्राफ कैसे गया। तो ये सम विच्छेद बिंदु यहाँ पे है, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, मतलब कि प्रतिच्छेद किया है ना। तो देखिए आपका ग्राफ कैसे दिया गया है, एक ग्राफ आपका ऐसे गया हुआ है और एक ग्राफ आपका ऐसे गया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि विक्रय की मात्रा जब यहाँ से इस बिंदु से ऊपर चली जाती है, जब विक्रय की मात्रा, तो आपको क्या होता है, तब आपको लाभ होना, लाभ का क्षेत्र पहुँच जाता है। जब इसी विक्रय मात्रा से अगर आप कम करते हैं, है ना, और मतलब कि उसके जैसा लागत भी उसी के अनुसार होना चाहिए। तो अगर जैसे कि ये लागत वाला ग्राफ ऐसे जाता तो आपको सम विच्छेद बिंदु यहाँ पे काटता, तो मैं यहाँ पे लागत को मतलब एक तरह से दोनों एक दूसरे को संबंध को दर्शा रहा है कि यहाँ के सम विच्छेद बिंदु से अगर नीचे का अगर आपको लागत है और विक्रय मात्रा है तो आपको हानि का क्षेत्र आपको दिखा रहा है। दिख पा रहे होंगे आप, सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। ये लागत का आपका ग्राफ गया है और ये आगम का है ना, ये ये विक्रय मात्रा का ये ग्राफ है। तो आपको यहाँ पे आपको समझ में आ जा रहा होगा कि इस बिंदु के बाद आपको क्या होने वाला है ना। और परिवर्तनशील लागत आपको दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार डिटेल से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और यहाँ से एक बार आप पढ़ लीजिए, है ना। इसका एक फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ों को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सम विच्छेद क्या है, कुल अस्थायी लागत बटा में दाम माइनस परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई, है ना। तो ये एक तरह से ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको कम लागत कम विक्रय अथवा उत्पादन करने से हानि होती है और इसी बिंदु से विक्रय तथा उत्पादन अधिक किया जाता है या लाभ होगा अगर इससे अधिक किया जाता है तो ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर ना घाटा होता है ना लाभ होता है। तो इसके बाद से देखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व, है ना। पीपीसी मतलब कि पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। तो देखिए ये क्या होता है, मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। एक ऐसा वक्र जो दिए हुए साधनों तथा तकनीक द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। मैं सारी चीज़ समझाऊंगा अभी। उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। साधनों का पूर्ण तथा कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। इसमें उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोतर होता है। ये सारी आपकी चीज़ें जो है, जो ये आपका एक तरह से कंडीशन है, ये शर्त है कि इसी शर्त पर आपका ग्राफ खींचा जाएगा। तो यह क्या बताता है, मैं बता दे रहा हूँ बच्चों कि अगर आपको दो वस्तु है, वस्तु एक्स और वाई है, तो दोनों की किस मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन किया जाए। जैसे इसका 3 मात्रा में किया जाता है, जैसे कि ये आपका एक तरह से वीट है, आपका आटा है, और इधर से आपको बात की माने राइस है। तो किस मात्रा से मैं आपको फार्म आपका अगर आपका ऐसा है चौकोर अनुमा है, तो आपको किस अनुपात में, मतलब कि किस अनुपात में आपको यहाँ से इतना दूर तक आपको आटा लगाना चाहिए, इतना दूर राइस लगाना चाहिए, तब फायदा होगा कि आपको इतना दूर आटा और इतना दूर राइस लगाना है, तब फायदा होगा। तो कैसा पता लगाइएगा, इन सारी चीज़ों को आप इसी से पता लगा सकते हैं। ये आपका उत्पादन वैकल्पिक संभावना का क्या है, वक्र है। तो आपको यहाँ से मात्रा पता चलेगा कि अगर इसको 3 टन्स में करना है तो इसको 2 टन्स में करेंगे तब फायदा होगा। तो ये आपको वैकल्पिक एक तरह से क्या होता है, ग्राफ प्राप्त करता है, प्रदान करता है। इस ग्राफ से फिर आप निकाल सकते हैं कि कब आपका लाभ मैक्सिमम होगा। इसकी बहुत लंबी कहानी आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन आपको मैं यहाँ पे रफ एस्टिमेशन आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर 3 मात्रा में किया जाए तो इसको 2 मात्रा में कर सकते हैं, इसको 4 में करेंगे तो इसको 2 के जगह में 2.5 हो जाएगा, बात के माने में बता रहा हूँ। और इधर अगर 6 हो गया तो इधर 4 हो गया। तो ये वैकल्पिक आपको क्या बोलते हैं, उसको संभावना वक्र को बताता है। कब आपका ग्राफ आपको यहाँ पे इसका नतोतर होता है, तो आप इसका ग्राफ पहले आप देख लीजिएगा। तो ग्राफ में कहाँ पे प्रतिच्छेद जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको मतलब कि लाभ आपको समझ में आ जाता है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, 26 में आपको पूछ रहा है कि मांग के नियम की मान्य। देखिए यहाँ से 4-4 नंबर वाला प्रश्न आपका शुरू हो चुका है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर 1 में करा दिया, तो मैं यहाँ पे नहीं कराने जा रहा हूँ। उत्पादन फलन क्या है मैंने बहुत ही अच्छे से बताया मॉडल 1 पेपर में। मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, चलिए ये दोनों एक बार आप सुन लीजिए। उत्पादन फलन की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो ये दोनों को चलिए मैं वहाँ पर सोल्यूशन बता देता हूँ, 27 और 28 का।
तो देखिए 27 में मैंने यहाँ पे बताया है कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। बहुत ही आसान है, तो इसको आप अपने खुद पढ़ के समझ सकते हैं कि मान्यताएं क्या होनी चाहिए मांग के नियम की। उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, उपभोक्ता की रुचि, आदत तथा फैशन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, है ना, नहीं तो मांग का नियम बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्थिर रहनी चाहिए। और देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन की वस्तु का उत्पादन नहीं होना चाहिए। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूट, मतलब कि इसके बदले में, जैसे कि बात की मैंने यहाँ पे पेप्सी है तो उसके लिए एक कोक क्या हो गया, कोक इसका एक सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापन वस्तु हो गया, है ना। तो वो वस्तु का उत्पादन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मांग के नियम तो बदल ही जाएगा। दूसरी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वही चीज़ है, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और वस्तु निम्न कोटि की वस्तु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो निम्न कोटि का होगा तो वो सब्सटेंशियली मतलब घट जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घट जाएगा। चलिए 28 का मतलब क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवा दिया है। देखिए उत्पादन फलन की मुख्य विशेषताओं को लिखना था, तो मैंने विशेषताएं बतला दिया उत्पादन फलन का। ऐसे मॉडल पेपर 1 में मैंने इसको बता दिया है। उत्पादन फलन उत्पाद तथा उत्पादन के साधनों के मध्य फलनात्मक संबंध को दर्शाता है, उत्पाद तथा उत्पादन के साधनों का, है ना। और भी उत्पादन फलन का कीमत से कोई संबंध नहीं होता। एक उत्पादन फलन किसी एक दिए हुए निश्चित समय अवधि के लिए ही होता है। उत्पादन फलन की विशेष तकनीक में विश्लेषण में तकनीकी स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। उत्पादन फलन की कोई मौद्रिक विशेषता नहीं होती। उत्पादन फलन अस्तित्विक अर्थ विषय का, अर्थशास्त्र का विषय है। उत्पादन फलन समाज आर्थिक समस्या ना होकर इंजीनियरिंग समस्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादन फलन मैं बता दे रहा हूँ, तो इसको काफ़ी अच्छे से कर लें, इसका परिभाषा भी याद रखें और विशेषताओं को भी याद कर लें, है ना। तो एक बार समझ लीजिएगा, उत्पादन फलन का कीमत से कोई संबंध नहीं होता है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पार्ट 3 का आज तक यहीं पे कवर किया, यहीं तक। पार्ट 4 में आपको 29 से आगे मैं बताऊंगा, और लंबे वाले सब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, और हमारे चैनल नव आभा बोर्ड आभा का जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहेंगी। और एक बात मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा जमकर शेयर कीजिए, तभी मुझे और वीडियोज़ बनाने में आपको खुशी होगी, है ना। तो अब एक बार जरूर से एक बार आप जरूर मतलब कि इस सभी वीडियोज़ को शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, है ना। इससे हमें क्या होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, समझ रहे होंगे आप, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आप एक बार जरूर कीजिएगा। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं नव आभा बोर्ड आभा परिवार की ओर से। धन्यवाद।